अवैध नॉनवेज का कारोबार चल रहा है, हमारा धर्म नहीं खराब होता। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक जो है वो 17 या 18 दिसंबर को दिल्ली में होगी। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो नाराज नहीं है और वो बैठक में जाएंगे। गठबंधन अब और मजबूती से काम करेगा। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे। सोचिए, जो आपने मोन्टाज में वीडियो देखा, वो बाबा जो विधायक बनते ही मुसलमानों पर कहर ढा रहा था, अब वो उसी रेस्टोरेंट के मालिक के साथ फोटो खिंचवा रहा है। तो सोचिए चूड़ी किस तरह से टाइट हुई है। तो 2024 के चुनाव का प्रेशर बीजेपी पर है और सोचिए 3 राज्यों में अब तक बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। सोचिए अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो मीडिया खाल खींच लेती, लेकिन सवाल है कि बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को हटा पाएंगे? क्या रमन सिंह को रिपीट नहीं करेंगे? और क्या वसुंधरा की बगावत झेल पाएगी बीजेपी? कैसे बीजेपी तीनों राज्यों में फंस गई है? ये तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं शंभू कुमार सिंह। आज सबसे पहले बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन। और सोशल मीडिया पर बाबा साहब टीवी अखबार में वो भले ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सब उनको नमन करे। तो आज की सबसे बड़ी खबर वही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कोई मनमुटाव नहीं है। इंडिया गठबंधन पर अब तेजी से काम होगा और 17 से 18 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे हो या ममता बनर्जी हो या हेमंत सोरेन हो या अखिलेश यादव हो, ये सब लोग फिर से एकजुट होंगे। कांग्रेस जो है वो अपनी घुटनों पर आ गई है और वो लगातार इसको लेकर जो अफवाह चल रहे थे वो भी अब गलत साबित हुआ है। वहीं बीजेपी पेशोपेश में है। उसे राजस्थान में अब तक डर है कि कहीं वसुंधरा बगावत न कर दे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बगावत न कर दे और रमन सिंह न कहीं छत्तीसगढ़ में बगावत कर दे। लेकिन उसे मुख्यमंत्री तो दलित पिछड़े आदिवासी को ही बनाना पड़ेगा। अगर एक भी जगह वो सवर्ण मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बहुजन समाज वो उन्हें एक्सपोज कर देगा, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुप रखा था और दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारा। चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो राजस्थान में, जो उनके गले की हड्डी बन रहा है, उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया था। दिया कुमारी को प्रोजेक्ट किया गया था। ऐसे में बालकनाथ को प्रोजेक्ट किया गया था, राठौर को प्रोजेक्ट किया गया था। तो क्या वो वसुंधरा से निपट पाएंगे? वसुंधरा और गहलोत की दोस्ती सबको पता है। शिवराज सिंह चौहान को भी वो क्या निपटा पाएंगे? क्योंकि उन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह और तोमर को भी इसी तरह से प्रोजेक्ट किया था। तो बीजेपी अपने जाल में फंस रही है और सबसे बड़े विद्रोह हो जाए तो आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मान जाएंगे और वहीं कोई आदिवासी या साहू को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, ओबीसी या एससी को, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है। तो क्या करेगी बीजेपी? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल टीवी और अखबार पर है। अगर कोई दूसरी पार्टी होती और 3 दिनों तक, चुनाव के बाद 4 दिनों तक मुख्यमंत्री कैंडिडेट न घोषित होता तो खाल खींच लेती। लेकिन मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया एक सवाल तक नहीं पूछ रही है। वहीं ईवीएम का मामला गर्माता जा रहा है। सोचिए, दिग्विजय सिंह ने कहा है, बीजेपी नेता को पहले ही पता थे नतीजे। एक बीजेपी नेता का ट्वीट वायरल हो रहा है जो नतीजों से पहले का ट्वीट था और जितना जितना उसने नंबर संख्या कहा वो संख्या जो है वो सही साबित हुआ। ये वो ट्वीट है। 1,78,364 पोल हुए थे। बीजेपी प्रत्याशी को, अन्य को 8,364, 93,000 बीजेपी को और कांग्रेस को 77। और ये आंकड़ा बिल्कुल फिट बैठ गया। वहीं आपको बता दें, कमलनाथ ने कहा है कि 90% 99% बैटरी चार्ज कैसे था ईवीएम का, जहां जहां हारी है। और कन्हैया कुमार का हैंडल से एक ट्वीट है, नीतीश कुमार के अथक प्रयासों से अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी इंडिया के हिस्सा बनने को तैयार हुए। इनके राज्यों में कुल 167 लोकसभा सीटें आती है और इन राज्यों में कांग्रेस लगभग शून्य है। इसलिए जरूरी है नीतीश जी को एक बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए। तो ये भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर सवाल है। वहीं आज बाबरी मस्जिद विध्वंस को भी लोग याद कर रहे हैं। और सोचिए, ये लीजेंड्स रन स्कैम ऑल सेंटर्स एंड लूट अ सिटीजन। सोचिए, गुजरात में एक टोल चल रहा था, फर्जी टोल। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में एक फर्जी टोल चल रहा था। 5 लोग मिलकर एक फर्जी टोल चला रहे थे, टोल हाईवे पर। आप कल्पना कर सकते हैं, ये भी गुजरात में संभव है। और अगर किसी और राज्य में होता तो सोचिए क्या स्थिति होती। और 19 लाख ईवीएम गायब है। ये कुणाल शुक्ला ने ट्वीट किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा था कितने ईवीएम गायब हैं, तो उनको जवाब मिला कि एक भी ईवीएम गायब नहीं। लेकिन कर्नाटक विधानसभा में यह मुद्दा उठ चुका है कि 19 लाख ईवीएम कहाँ गायब है। गाहे बगाहे ईवीएम को लेकर वो तमाम सवाल जवाब जो है वो अब सामने आ रहे हैं। और ये है वो बाबा एमएलए बाल मुकुंद।
देखिए किस तरह से ये माफी मांग रहे हैं, सुन लीजिए। कि आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। डॉक्टर मेराज हुसैन ने कहा है, मेरी विधायक को एक ही सलाह है, कुछ भी करने से पहले संयम बरते, बाद में माफी मत मांगे। तो इनकी चूड़ी टाइट हो गई है और एक खूब माफीनामा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अगर आप यूनाइट होंगे तो आपकी बात सब सुनेगा। पूरी दुनिया जानती है मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। जो लोग बाबरी मस्जिद शहीद करने में शामिल थे, ये अल्लाह उन सबको बर्बाद कर दे। इस तरह की बात भी सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। सोचिए आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का और आज ही के दिन मस्जिद तोड़ने का फैसला जानबूझकर किया गया था ताकि बाबा साहब के इतिहास को भुलाया जा सके। पिछले 5 साल में देश में 1 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। 1168 कंपनियां दिवालियां हो गई। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और पूरे राजस्थान में जो एक करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई है उसको लेकर बंद है और बामसेफ ने भी इसका कहा है और वो बुद्धिज्म के बहुत करीब थे और वो सोशल जस्टिस के पक्षधर थे। बाबरी मस्जिद शहादत के 31 साल। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के साथ साथ लोग बाबरी मस्जिद की शहादत को भी मना रहे हैं। लक्ष्मण यादव को नौकरी नहीं दिए जाने पर सोचिए 14 साल तक वो एडहॉक पर पढ़ाते रहे, तब तक ठीक था, लेकिन जब परमानेंट करना पड़ा तो उनको नौकरी नहीं दी गई। इसलिए तमाम लोगों ने उनके खिलाफ समर्थन किया है। और सबसे बड़ा सवाल है कि बहुजन जब अपने सामाजिक अधिकारों के लिए बोलता है तो उसको इसी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। क्यों आईआईटी बॉम्बे पर बहुत गंभीर आरोप लगा है कि उसके जो मनुवादी प्रिंसिपल हैं वो सीटें बेच रहे हैं। वहीं आपको सोशल मीडिया पर मैंने बताया था किस तरह से 12 से 13 हजार SC ST OBC के बच्चे पिछले 5 साल में ड्रॉप आउट हुए। ड्रॉप आउट में उनको निकाल दिया गया है दबाव बनाकर। गुजरात में पकड़ा गया हाईवे पर चल रहा फर्जी टोल बूथ। फैक्ट्री के अंदर से बना रखा था फर्जी टोल प्लाजा। फैक्ट्री मालिक समेत 5 पर केस दर्ज हुआ है। तो कई बड़े सारे फ्रॉड जो है वो गुजरात के पकड़े गए IAS बनकर, मंत्री बनकर। लक्ष्मण यादव का पूरा बहुजन समाज समर्थन कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप समाज के लिए बोलेंगे तो समाज आपके साथ खड़ा होगा। एक दुखद खबर NCRB के आंकड़े हैं 2022 के 57,582 शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अत्याचार के FIR हुए हैं, 10,064 ST के खिलाफ। ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज होते हैं। सोचिए कितने आंकड़े हैं जो दर्ज नहीं होते होंगे। तो भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। और सहारनपुर में एक शख्स जो अमित शर्मा, वो लगातार लोगों को से मारपीट करता था, सरिया चोरी, और मतलब मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। आज तक की एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है। सोचिए किस तरह से 3 राज्यों में हार के बाद कहा था कि राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, राहुल गांधी अभी भी भारत में है। तो ये झूठ इनका जो है वो लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में गरीब मुसलमानों के दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। सोचिए किस तरह से हिंदू मुस्लिम का ये खेल जो है लगातार चलेगा। और मुसलमान डरता केवल अल्लाह से और उसी की पूजा करता है। तो सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और ये देखिए माफ़ी सुनकर साफ लग रहा है कि ये माफ़ीनामा दिल्ली से डांट सुनने के बाद आया है। विनोद कापरी ने भी ट्वीट किया। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है एक बीजेपी के विधायक का डर। और देखिए इसी मुस्लिम दुकानदार को वो धमका रहे थे और उसी के साथ फोटो खिंचवा रहे। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी समझ गए ऐसी देश चलना चाहिए, किसी को जाति धर्म पर परेशान नहीं करना चाहिए। और जैसे लक्ष्मण यादव, सोचिए, तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में मुसलमान सुरक्षित है, उसको तो खाली राजनीतिक एजेंडा बनाया जाता है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों और किसानों के बच्चों की नौकरियां काटी जा रही है। आपके बच्चे IIT IIM से निकाले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकाले जा रहे हैं, आपकी नौकरियां खाई जा रही है। मुसलमान तो बहाना है, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का हक जो है वो छीना जा रहा है। बाकी बहुजन समाज जब समझेंगे किसान तब ना। अगर आपको मजदूर बने रहना है तो आपको मुबारक हो। और डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट का लगभग 100 दिन हो चुका है, वो लगातार धरने पर हैं। सोचिए, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसानों के हक अधिकार को लूटा जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और सोचिए सबसे ज़्यादा ये तस्वीरें हैं जो EVM को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सोचिए बीजेपी नेता को पहले से कैसे पता था कि उसको कितने वोट आएंगे, और जितना उसने कहा उतना ही वोट आया है। एक पुराना वीडियो है कि BSP प्रत्याशी को नहीं मिला खुद का वोट, EVM। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों में जो है वो EVM के खिलाफ, EVM से वोटिंग नहीं होती है, तो हमारे यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। तो तमाम नेता जो है वो EVM पर सवाल उठा रहे हैं। और वहीं इजराइल फिलिस्तीन में लगातार युद्ध जारी है और फिलिस्तीन जो है वो मारक हथियारों के साथ फिलिस्तीन जो है वो हमला कर रहा है।
और लगभग 50 से ज़्यादा सैनिक रोज उसके मारे जा रहे हैं। तो अपने सबसे बुरे वक्त में जो है वो इजराइल फंसा हुआ है और ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष के दलित छात्र राजीव रंजन को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। नीतीश कुमार से जांच की मांग की जा रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमान तो बहाना है, दलित पिछड़े आदिवासी किसानों का हक लगातार छीना जा रहा है। बाबा साहेब के आज परिनिर्वाण दिवस पर 67वें परिनिर्वाण दिवस पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में उनकी आदमकद तस्वीर लगी है जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको याद किया। योगी जी ने आज इस मौके पर एक बड़ा बयान दिया है कि भारत निर्माण में बाबा साहब की अग्रणी भूमिका थी। तो नीतीश कुमार ने बिहार में इस पर कार्यक्रम आयोजन किया और वो रैली में रहे। तो ये आपकी एकजुटता है, बहुजन समाज की एकजुटता है, SC ST की एकजुटता है, OBC की एकजुटता है। और जैसे ये सोशली और पॉलिटिकली एकजुट हो जाएंगे, ये कारवां और बढ़ेगा। तो आकाश आनंद ने बहुत शानदार ट्वीट किया उन्होंने कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता। बहन जी ने इसके मौके पर एक बड़ा सवाल पूछा है कि आखिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, इसीलिए बाबा साहब ने संविधान दिया था। बाबा साहब का सपना कब पूरा होगा? देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। तो BSP सुप्रीमो ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक बड़ा सवाल पूछा है कि 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीब, मजदूर, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों सहित उपेक्षित बहुजनों के मसीहा एवं देश के मानवतावादी समतामूलक संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब के सपनों का भारत कब बनेगा? तो सोचिए, बहुजन समाज के नेता अगर एकजुट होते हैं तो उनके सपनों का भारत जरूर बनेगा। और सोशल मीडिया पर वायरल है, दिग्विजय सिंह लगातार EVM के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और सोचिए, टीवी चैनल पर सबसे ज्यादा लोग की नजर रहती है, उनके सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं। जिस तरह से वो अफवाह फैलाते हैं उस पर मत जाइए। और देश की विदेश नीति और आर्थिक नीति में समानता रहनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार इन चीज़ों को बदले के तौर पर प्रयोग कर रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। संसद का सत्र चल रहा है, उसमें भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। और 13,000 SC ST OBC के बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट हुए हैं। इसको ड्रॉप आउट नहीं किए, उनको निकाल दिया गया है। और SC ST पर लगातार हमला बढ़ रहा है, जातिवाद के नाम पर लगातार हमला बढ़ रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वो खबरें हैं जिससे आपका सरोकार है। और जब तक आप इन खबरों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लगातार नेशनल दस्तक पर हमें स्पेशल कवरेज है। योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब को नमन किया, याद किया। तो अगर आप बहुजन समाज एकजुट होगा तो आपके महापुरुषों को भी सम्मान मिलेगा। और टीवी अखबार में भले बाबा साहब न दिखे, लेकिन सोशल मीडिया पर आज पूरा बहुजन समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया उनको याद कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, उनके महापरिनिर्वाण के अंतिम दिन की तस्वीरें हैं, एक जन सैलाब हैं। तो पूरी दुनिया में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सबसे बड़ा जन सैलाब उमड़ता है। चैत्य भूमि, सोचिए 3 बड़ी जगह हैं। दीक्षा भूमि जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली परिनिर्वाण से पहले, चैत्य भूमि जहां उनकी अंतिम अंत्येष्टि हुई, और संविधान सभा। और उसके बाद तो ये 3 बड़े धर्मस्थल है, बहुजन समाज के लिहाज से जाना चाहिए। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में तो नीतीश कुमार ने भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महान निर्वाण परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह में उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर बहुजन समाज के लिए, बाबा साहब घर घर पहुंच रहे हैं। और सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था छात्र तमाम बहुजन समाज को पढ़ना लिखना चाहिए, एजिटेट करना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। और धीरे धीरे से ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट परिसर से हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में उनकी मूर्ति लगी है। और कॉन्स्टिट्यूशन डे पर दिलीप मंडल ने ये सेल्फी जारी किया है बाबा साहब की तस्वीरों के साथ। तो सोचिए, टीवी अखबार में बाबा साहब की कितनी खबरें आप लोग बताइएगा, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। और सोशल मीडिया ना होता तो आज बाबा साहब घर घर न पहुंचते। तो बाबा साहब को लेकर घर घर में जो जागरूकता आई है वो युगांतकारी है और शानदार है। और मैं फिर कह रहा हूँ 21वीं सदी बाबा साहब अम्बेडकर की सदी होगी, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, संविधान की सदी होगी। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़े उनको नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।